हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर। यहां पर हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 2024 का क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं। और अभी तक आपने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे क्वेश्चन पेपर में हम सिर्फ बायो के क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आए हैं जो आपने सॉल्व किए हैं। ये आपके बायो के क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, काउंट चलिए तो काउंट कर लेंगे आप कि कितने मार्क्स जो है आपके वो आपके बायो से आ रहे हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आपके बायो से आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिर अगेन बायो से था, जिसमें फोटोसिंथेसिस आपसे पूछा गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जिसमें हमने बात की है यहाँ पर रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसके टाइप आते हैं बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपके पास आता है पॉलिनेशन, जिसमें आपने कहा सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन से क्या अभिप्राय है, आपसे डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार से होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 नंबर का है, जो आपसे बोला गया था आपको करके लेके आना है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। आपको बोला गया था आपको 5 कम से कम पौधे यहाँ पर क्या करने हैं, लिख करके लेके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसके और में जो आपसे पूछा गया है वो है यहाँ पर मानव हृदय का चित्र आपसे पूछा गया था। जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको उस चित्र में प्रदर्शित करने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जिसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 आपको होमवर्क में दिया गया था। ठीक है, जैसे कि आपने कहा क्वेश्चन नंबर 26 आपके 4 नंबर का आता है, 4 नंबर में आपके 4 खंड दिए गए हैं। एक बार आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। नेम एनी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेकंड जो सेगमेंट है वो है हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। थर्ड में कहा गया था आउटू ग्रंथि स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए, यानी कि आपको थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन का नाम बताना था। फिर है मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, यानी कि वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, आपको इसका आंसर बताना था। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए थे, एक बार फिर से रीड कीजिए और जल्दी से आपको क्या करना है, देखना है इन क्वेश्चंस के आंसर। अगर आपने किए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग देख लेंगे कि क्या क्या इनके आंसर्स आपके पास आते हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पर देखे होंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 के सेगमेंट फर्स्ट की, तो जिसमें आपसे कहा गया यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं, आपने कहा HIV है एक, और एक गोनोरिया आप कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्या होते हैं, डिजीज होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी क्या होती हैं, डिजीज होती हैं। सेकंड हमने कहा हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अम्ल आपने कहा था यहाँ पर ये क्या करता है, जो सबसे पहले तो क्या करेगा, मीडियम को एसिडिक बनाएगा, अम्लीय बनाएगा, जिससे कि पाचन में सहायता हो, हानिकारक जीवाणु को मारेगा, प्रोटीन के पाचन के लिए क्या करता है, जो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस है उन्हें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या आते हैं आपके पास, फंक्शन आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जिससे कि पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। पेप्सिन के एक्टिव फॉर्म है यहाँ पे, तो एक्टिव फॉर्म में से कन्वर्ट करेगा। थायराइड से जो सिक्रीट होती है हार्मोन वो है यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है, और मधुमेह के कुछ रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन देकर उसका ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, इंसुलिन जो है सबसे पहले तो कहाँ से सिक्रीट होता है, इंसुलिन सिक्रीट होता है आपके पैनक्रियास से, पैनक्रियास से। ठीक है, पैनक्रियास क्या है, एक प्रकार की ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड है इसमें दोनों पार्ट आते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी और एंडोक्राइन पार्ट भी। तो आपने कहा पैनक्रियास में क्या आता है, एक्सोक्राइन
और एंडोक्राइन, दोनों पार्ट आते हैं, ठीक है। इंसुलिन करता क्या है, आपने कहा जो आपके ब्लड में जो शुगर होती है, शुगर जो एक्स्ट्रा शुगर होती है उसे क्या करता है, स्टोर कर देता है, उसे संचित कर देता है और आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, नॉर्मल करता है। क्लियर है। जब भी आपको आवश्यकता होती है शुगर की, तो वो जो स्टोर्ड शुगर है वो वहां से सिक्रीट होकर के कहाँ आती है, आपके ब्लड में आ जाती है और इस प्रकार से आपके जो शुगर रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। इन केस इंसुलिन आपके बॉडी में कम हो जाता है तो जो शुगर है यहाँ पर वो कंट्रोल नहीं होती, आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है और इससे बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, जिसका आपने कहा कि सबसे पहले क्या आता है, डायबिटीज होती है, मधुमेह रोग होता है। आपने देखा होगा कि मधुमेह के रोगियों को देखा होगा, उसके लक्षण आपने देखे होंगे। आजकल बहुत आम हो गया है कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो रही है। पहले क्या होता था, ओल्ड एज के जो लोग होते थे उन्हीं में ये प्रॉब्लम देखी जाती थी, बट आप देखा जा रहा है कि हर एज ग्रुप के लोगों में डायबिटीज की प्रॉब्लम है। आप उनके सिम्टम्स देखेंगे, पूछेंगे, ठीक है, कि क्या होते हैं इनके सिम्टम्स। अब हमने कहा क्योंकि इंसुलिन क्या करता था, स्टोर करता था, इंसुलिन एक्स्ट्रा जो शुगर है उसे स्टोर करता था, कैप्चर करता था बेसिकली, और उसे क्या करता था, स्टोर करता था। अब इसे स्टोर करने के लिए इंसुलिन नहीं है तो जितनी भी आप शुगर इनटेक कर रहे हैं, जितना भी शुगर है वो आपके ब्लड में ही रहेगा और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है और मधुमेह की जो कंडीशन है वो आ जाती है। इस प्रकार के रोगियों को जिन्हें मधुमेह होता है उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि इंसुलिन फिर से अपना काम जो है रेगुलरली कर रहे और यहाँ पर जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन हो जाए। तो आप समझते हैं कि क्यों इंसुलिन के इंजेक्शन इन्हें दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। यानी कि आपसे पूछा गया कि व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उसे जो पौधा है वो कैसे यहाँ से रिमूव करता है अपनी बॉडी से। जैसे कि अगर हम बात करें जीवों के बारे में या हम एग्जाम्पल है ह्यूमंस को, तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी जो उत्सर्जन तंत्र आपका होता है और वहां से क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास आया था, क्या प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम होता है। हमने कहा नहीं, प्लांट में किसी भी प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। तो हमने कहा तो क्या प्लांट में वेस्ट मटेरियल नहीं होता, हमने कहा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, गैसेस वेस्ट मटेरियल होती हैं, ठीक है, लिक्विड यहाँ पे गैस वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो आपने कहा कि फिर ये पौधे से बाहर कैसे निकलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 4 नंबर का आपके पास टोटल आता है। टोटल 4 नंबर का है लेकिन 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है, खंड क और खंड ख, दोनों 2-2 नंबर के हैं। अब आपने कहा कि सबसे पहले जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो होता है जो लेंटिसेल्स होती हैं, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं। स्टोमेटा हो गए हैं और लेंटिसेल्स हो गए हैं, ठीक है। स्टोमेटा पत्ती में पाए जाते हैं, लेंटिसेल्स जो होते हैं वो स्टेम में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं या ये जो छिद्र होते हैं, इनसे क्या होती है, जो गैसेस होती हैं, जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट गैसेस होती है वो बाहर निकल जाती हैं। जैसे कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो CO2 बाहर निकलेगा। तो आपने कहा कि जब रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, जब रेस्पिरेशन होगा तो CO2 क्या है, वेस्ट जो है मटेरियल है, वेस्ट गैस है। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन क्या है, वेस्ट गैस है। अब यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि जो यहाँ पर क्या आता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है किसका, जैसे फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन है, किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट की ही बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ पर, या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यहाँ पर, वो है ऑक्सीजन, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ कहिए या फिर अपशिष्ट पदार्थ कहिए, या वो पदार्थ जिसकी आवश्यकता प्लांट को नहीं है इस प्रोसेस में, ठीक है। और रेस्पिरेशन में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक और चीज हमने कही थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक जो चीज है, आवश्यक जो क्या है यहाँ पे, आपने कहा गैस है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या होता है यहाँ पर, आपने कहा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ चली जाती है, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। और आपने कहा रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। ऑक्सीजन क्या होती है, रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है।
आपने कहा प्लांट में क्या होता है कि एक दूसरे का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो एक दूसरी प्रक्रिया में क्या हो जा रही है, यूज हो जा रही है। यानी इसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इस प्रक्रिया में यूज हो जा रहा है, इसका जो वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसमें यूज हो जा रहा है। तो इससे भी क्या आपने कहा कि एक्सक्रीशन की जरूरत नहीं पड़ी है, या थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो आपने कहा उसके लिए स्टोमेटा या लेंटिसेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये एक दूसरे का वेस्ट प्रोडक्ट यूज कर करके उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे कि आपने कहा कि अलग से एक्सक्रीशन की जरूरत नहीं होती है। तो समझ गए आप, ये फोटोसिंथेसिस में हमने यही कहा था, मेन प्रोडक्ट क्या था हमारा, ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट था। जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो था ऑक्सीजन की आवश्यकता वहां पे नहीं थी। रेस्पिरेशन जब आप डिटेल में समझेंगे तो रेस्पिरेशन में होता क्या, देखिए हमने कहा रेस्पिरेशन जब होता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमने यही पढ़ा था, जो ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन होता है और ये पायरुवेट बनाता है, ठीक है। फिर से पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है और ये क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, ठीक है, ये एटीपी बनाता है। जब आपने का पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, एटीपी बनाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीजन लगेगी। तो ये प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन है, ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम बात करें यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की, तो ये हमने जाना था, हमने कहा CO2, H2O, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जो मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि क्या है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का, इस प्रोसेस के लिए। आपने कहा ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसे ये यूज कर दे रहा है यहाँ पर, और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ पर क्या निकलती है, CO2 निकलती है। इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ यूज हो जा रहा है, यहाँ यूज हो जा रहा है, ठीक है। इतनी बात आप समझे। तो आपने कहा सबसे पहला तरीका तो क्या है यहाँ पर कि ये जो वेस्ट मटेरियल है, अगर हम बात करें गैसेस की, जो गैस एज अ वेस्ट मटेरियल जो होती हैं, वो दोनों प्रक्रियाएं क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे के वेस्ट मटेरियल को क्या कर रही हैं, यूज कर रही है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा आपने कहा कि यहाँ पर स्टोमेटा और लेंटिसेल्स भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो गैस है, जो एक्स्ट्रा गैस है, उसे क्या करते हैं, पौधे से रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि जो पत्तियां होती हैं, जो लीफ होती है, या जो बार्क होते हैं, पेड़ की छाल आपने देखी है, जिसे आप बार्क कहते हैं या पेड़ की छाल कहते हैं, आपने देखे होंगे, चीड़ के पेड़ आपने देखे होंगे, और भी बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी छाल क्या होती है, जैसे जैसे पेड़ क्या होगा, मोटा होगा, उसके तने की मोटाई बढ़ेगी, वैसे वैसे जो छाल है वो डेड हो जाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं, खुद से टूटने लगते हैं। तो वो जो छाल और वो जो पत्ती है उसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो संचित हो जाता है, जैसे ही पत्ती गिरी, जैसे ही छाल गिरी, उसमें क्या है, जो वेस्ट मटेरियल संचित है वो भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसके अलावा आपने कहा कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसे होते हैं प्लांट में जो पौधे के लिए हानिकारक नहीं होते हैं और पौधे में संचित हो जाते हैं, जैसे लेटेक्स जो होता है, जैसे गम जो होता है, ये भी क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि पौधे में अलग से यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया का वेस्ट मटेरियल यूज कर लेती है, या स्टोमेटा या लेंटिसेल्स होते हैं, या लीफ और जो बार्क होती है उनमें वेस्ट मटेरियल संचित हो जाता है और वो पौधे से झड़ जाते हैं, पत्तियां भी झड़ती हैं और आपने कहा जो बार्क है वो भी झड़ती है। या आपने कहा कि कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो पौधे में संचित हो जाते हैं, जो पौधे के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, और वो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं किसी न किसी तरीके से हमारे लिए क्या होता है, यहाँ पर वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है, जैसे हमने लेटेक्स और गम की बात की है, ठीक है, क्लियर है। तो आपने 27 का पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसे आप अपनी लैंग्वेज बनाएंगे, और ध्यान रखिए क्वेश्चन का आंसर जब भी करते तो पॉइंट वाइज लिखिए, उसमें ज्यादा आपको नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। इसका जो खंड ख आता है, ये आपके जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया है, जिसमें पूछा गया है मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, यानी कि हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि कैसे जो लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर मेंडल के लॉ पढ़े थे। पहला जो लॉ है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, दूसरा जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, और तीसरा जो लॉ है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है, ठीक है।
लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम जो बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रभाविता के नियम की, जिसमें हमने कहा कि जब पहली जनरेशन देखी जाती है, हमने कहा सेम कैरेक्टर लेकिन अलग अलग ट्रेड को लेकर के जब दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया गया, F1 जनरेशन में एक ही पौधे के गुण आते हैं और जिस पौधे के गुण आए वो प्रभावी है, जिसके नहीं आए वो क्या है, अप्रभावी है। ये तो कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, आपने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है जब भी गैमेट का निर्माण होता है तो यहाँ पर जो एलील है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं तीनों लॉ के बारे में। आपसे पूछा गया है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के बारे में, ठीक है। तो तीनों लॉ को थोड़ा थोड़ा से यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने कहा सेम कैरेक्टर हमारे पास क्या था, प्लांट की हाइट, लेकिन डिफरेंट ट्रेट। डिफरेंट ट्रेट क्या था, एक लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था, जो कि हमारे पास क्या आते हैं, पेरेंट आते हैं। फिर हमने बनाया यहाँ पे गैमीट। जल्दी से करेंगे क्योंकि ये चीजें आप समझते हैं, हमने बहुत बार डिस्कस की हैं। और आपके पास क्या आई, F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास आया है। ये है हमारे F1 जनरेशन और इसका रिजल्ट क्या था, ऑल टॉल प्लांट थे। सारे जो पौधे हैं वो कैसे हैं, लंबे हैं। यहाँ पर ऑल टॉल प्लांट। ये तो कहता है कि जिस पौधे, क्योंकि गुण किसके आए हैं, ये टॉल है, ये कैसा था, टॉल है, ये कैसा था, ड्वार्फ है। तो गुण किसके आए हैं, इसके गुण आए हैं। तो हमने कहा ये क्या है, प्रभावी है, इसके गुण नहीं आए हैं तो ये क्या है, अप्रभावी है। अब जो यहाँ पे ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है या बौनेपन का गुण है वो क्यों नहीं आया, उसका क्या हुआ है, इसका आंसर आपको तब मिलता है जब F1 जनरेशन में आप क्या कराते हैं, सेल्फ क्रॉस कराते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि आपको जस्ट समझने की लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। पहले आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक बार देख लीजिए। चलिए दूसरा जो लॉ है हमारे पास, सेकंड जो लॉ आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोला गया था कि जब भी यहाँ पर क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बोला गया था कि जब भी यहाँ पर गैमीट बनेंगे तो ये एलील हैं, ये हमने एलील बोले थे, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर नोन एज एलील, ये एलील है। हमने कहा जब भी यहाँ पर गैमीट बनेंगे तो जो एलील है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे और एक गैमीट में सिर्फ एक ही एलील जाएगा, एलील के पेयर नहीं जाएंगे। ये हमें बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सिंपल सा लॉ है कि जब भी यहाँ पर गैमीट बनते हैं तो एलील सेग्रीगेट हो जाते हैं। तभी तो हमने कहा कि यहाँ पर आपको डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। अगर एक गैमेट में सारे कैरेक्टर चले जाते तो आपने कहा ये फ्यूज हो ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि जो हमेशा जीन्स होते हैं वो हमें हमेशा पेयर में होते हैं। इसके सेग्रीगेट होने का मतलब है कि ये तो कैसे थे, डिप्लॉयड थे, ये तो कैसे थे, डिप्लॉयड थे। और ये जो गैमीट है यहाँ पर वो कैसे हो गए हैं, हैप्लॉइड हो गए हैं। ये हैप्लॉइड हुए हैं तभी यहाँ पर क्या हो पाया है, तभी ये किसी से क्रॉस हो पाएंगे। अगर ये डिप्लॉयड होंगे तो ये क्रॉस होकर के आपने का क्रोमोसोम का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो एबनॉर्मल कंडीशन होगी। अगर यहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं होता है तो आपको एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि ह्यूमंस में भी। अगर हमने कहा हमारे पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन में जो एलील है वो सेग्रीगेट नहीं हो सकते हैं, तो 46 की जगह 47 क्रोमोसोमल कंडीशन आ जाती है। और ये जो कंडीशन होती है ये है एबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन क्या है, ये है नॉर्मल कंडीशन, क्या 46 क्रोमोसोम है। बट अगर गैमीट, जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने कहा कि जब एलील सेग्रीगेट नहीं हुए हैं तो 46 की जगह 47 क्रोमोसोम आ गए हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपने कहा एबनॉर्मल कंडीशन कहते हैं। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी। तो इतनी बात आप समझ गए हैं दोनों लॉज के बारे में। अगर तो हम तीसरा लॉ यहाँ पर पढ़ेंगे।
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड लॉ जो मेंडल का आता है। थर्ड लॉ कौन सा है? थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो ये जो लॉ है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे क्या होता है? अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है? आपने बोला एक मटर का ही पौधा है, उसमें हमने कहा कि बीजों का कलर कैसा है? येलो है, ठीक है, और शेप कैसी है? राउंड है। तो ये तो है डोमिनेंट कैरेक्टर। एक ऐसा पौधा है जिसमें पीले बीज और गोल और पीले बीज हैं, उसका क्रॉस कराया जाता है ऐसे पौधे से जिसमें हरे रंग के बीज हैं और कैसे हैं? रिंकल्ड हैं, ठीक है। कैसे दिखाएंगे आप? प्रकार से। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर आ गए, एक तो बीजों का कलर आ गया है, एक बीजों का शेप आ गया है, ठीक है। ये आपने क्या देखा है? कैरेक्टर देखे हैं। चलिए, ठीक है। गोल बीज है, पीले हैं, हरे हैं, लेकिन रिंकल्ड हैं। अब इनका जब आपने क्रॉस करवाया, तो आपने F1 जनरेशन में क्या देखा? F1 जनरेशन में आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिला, जिसमें आपने कहा कि F1 जनरेशन में क्या थे? येलो थे एंड ब्राउन थे। सेम यही आया है। सेम आपके पास क्या आया है? येलो एंड राउंड आपके पास आए हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताता है। यहाँ पर हमने क्या किया है? फिर F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करा दिया है। आपने जब सेल्फ क्रॉस कराया इस प्रकार से सेल्फ क्रॉस कराया है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे? गैमीट बनेंगे। कैसे गैमीट कैसे बनेंगे? चार प्रकार के गैमीट बनते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। चार गैमेट इसके बनेंगे, और इसके क्योंकि सेम है तो सेम ही गैमेट बनेंगे। आपने कहा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल, ये है। अब आपको करना है कि आप चाहें तो पूरा क्रॉस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं जो डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है। यहाँ पर आपके पास क्या आएंगे? 16 रिजल्ट आएंगे, 16 ऑफस्प्रिंग आएंगे, और रेशियो आपके पास आएगा 9:3:1, ठीक है। ये आपका रेशियो आएगा। ये तो है रेशियो की बात। हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि मेंडल ने कैसे बताया कि जो कैरेक्टर है वो खुद को स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का मतलब है कि जो कैरेक्टर हैं वो स्वतंत्र रूप से आगे कैसे बढ़ते हैं। हमने कहा कि चार गैमेट किसके बने हैं? फॉर एग्जाम्पल मेल और फीमेल हम दिखा देते हैं, ठीक है। मेल फीमेल में चार चार गैमेट बने हैं, ठीक है। गैमेट सेम होंगे क्योंकि हमने कहा कि हम सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है। अब आपने कहा कि यहाँ पर ये जो चार गैमेट है ये स्वतंत्र है कि इन्हें किन गैमेट के साथ फ्यूज होना है। जैसे कि हमने कहा ये गैमेट स्वतंत्र है कि उसे इसके साथ फ्यूज होना है, या इसके साथ फ्यूज होना है, या इसके साथ होना है, या इसके साथ होना है। ये क्या है? कंप्लीटली यहाँ पर क्या है? स्वतंत्र है। इसीलिए क्या किया गया था? इसीलिए हमने कहा चार गैमेट आपको मिले थे। कैसे मिले थे? कैपिटल
Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। और इस प्रकार से गैमेट बने थे जिसमें आपने कहा था कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। चलिए एग्जाम्पल एक लेके चलेंगे जिससे कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर मेंडल ने कैसे बताया है। आपने कहा ये 4 गैमेट हैं, इस प्रकार से हैं, और ये क्या है, आपने कहा ये गैमेट स्वतंत्र है कि इन चारों में से उसे किसके साथ फ्यूज होना है। ध्यान रखिए, हमेशा मेल से फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपने कहा ऐसा नहीं हो सकता है कि ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेल मेल गैमेट आपस में फ्यूज नहीं होते। ये आप समझते हैं, आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, आप समझते हैं कि हमेशा जब फ्यूजन होता है या निषेचन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है, वो दो डिफरेंट जो आपके गैमेट होते हैं उनके बीच में होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट के बीच में। एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, निषेचन ही हो रहा है। तो हमने क्या बोला, ऐसा नहीं कि ये आपस में फ्यूज होंगे या ये आपस में फ्यूज होंगे। आपने कहा हमेशा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा। अब ये जो गैमेट है कि स्वतंत्र है कि इसे इसके साथ फ्यूज होना है या इसके साथ फ्यूज होना है या इसके साथ होना है या इसके साथ होना है, इसीलिए हम सारी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं और हमारे पास जो आता है चलिए, ये यहाँ फ्यूज होगा तो इसके रिजल्ट आप यहाँ लिखेंगे, ये इसके साथ यहाँ फ्यूज होगा तो इसके यहाँ लिखेंगे, इसके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हमने कहा जब इसका रिजल्ट हमने लिखा तो कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ये हमारे रिजल्ट आए हैं। ठीक है, अभी आप सारे बना करके देख सकते हैं। इट मीन्स कि हमने क्या बोला कि ये गैमेट है तो ये स्वतंत्र है कि इसे किसके साथ फ्यूज होना है, ये गैमेट है ये स्वतंत्र है कि इसे यहाँ किसके साथ फ्यूज होना है। ये चारों गैमेट आपस में स्वतंत्र है कि नहीं, इन चारों में से इसे किसके साथ फ्यूज होना है, या ये चारों गैमेट स्वतंत्र है कि इन्हें किसके साथ कैसे फ्यूज होना है। तो गैमेट जो है वो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अपने गुणों को क्या करते हैं, एक्सप्रेस यहाँ पे करते हैं। तो चलिए आप ये जो टेबल है इसे एक बार पूरी कर लेंगे। चलिए, तो ये जो टेबल है इसे आपने कंप्लीट कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जिसमें आपसे पूछा गया किन्हीं दो एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। ये आपके होमवर्क में है, इजी क्वेश्चन है। दो एंजाइम्स के नाम आपको बताने हैं, उनके फंक्शन लिखने हैं। फिर है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों में जनन पद्धति में क्या अंतर है। हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब भी आपसे क्या पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो ये कि यूनिसेलुलर में जो मोस्टली रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और मल्टीसेलुलर में जो मोस्टली रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक एक यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल हम लेंगे अमीबा, जो सबसे ईजी है। आपने कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपने कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और मल्टी सेलुलर में मोस्टली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
अगर हम पेरेंट की बात करें तो सिर्फ एक पेरेंट यहाँ पर होता है, एक जनक होता है, और यहाँ पर क्या होते हैं, दो पेरेंट होते हैं, दो जनक होते हैं। यहाँ पर आपने कहा नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन, आपने कहा गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन अकर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा गैमेट नहीं बने हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, और यहाँ पर आपने कहा फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगी। पूरा लिखेंगे आप, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। आपने कहा नो जाइगोट फॉर्मेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन अकर, और यहाँ पे जो जाइगोट फॉर्मेशन है वो यहाँ पर होगा, पाया जाएगा। इसके अलावा ये प्रोसेस है, ये क्या होती है, सिंपल होती है, ठीक है, और शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाती है। ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत लंबा टाइम यहाँ पर लगता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम यहाँ पर लगता है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर करेंगे। तो आपने देखा कि जो बायो के क्वेश्चन है वो हम इस क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपने देखना है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम किसी और क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2023 और 22 में से कोई भी क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।